हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये टॉपिक एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्कशन के लिए, वो हम लिंक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, लिंक रिएक्शन की हम बेसिक्स को देखेंगे कि लिंक रिएक्शन क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या है, ये किन किन प्रोसेसेस को कनेक्ट करता है, लिंक रिएक्शन में किस चीज का कन्वर्जन हो रहा है, और जो कन्वर्जन होता है वो कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, जो एंजाइम है वो किस लेवल का एंजाइम है, वो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है या सिंपल एंजाइम है। अगर कॉम्प्लेक्स एंजाइम है तो उसमें कितने सारे कोफैक्टर्स एंड एंजाइम्स जो है उसमें ऐड होके वो कॉम्प्लेक्स एंजाइम बना हुआ है। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन होने के बाद सब के सब, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या फैट हो, ये किस चीज को ओबे करेंगे जिससे कि ये कॉमन एरोबिक पाथवे में, एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर पाए। ये सारे क्वेश्चंस के जो है हम आंसर आज डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लिंक रिएक्शन क्या होता है। ऑलराइट, लिंक रिएक्शन को बेटा समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रीवियस चीजों को समझते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बारे में बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ग्लाइकोलिसिस एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जो 10 स्टेप का रिएक्शन है। और ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है ये साइटोप्लाज्म में चलता है। हर एक स्टेप इसका एंजाइमिक स्पेसिफिक होता है और ये 10 स्टेप रिएक्शन है। और ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? पाइरुविक एसिड होता है। ऑलराइट, ओके। ये जो पाइरुविक एसिड हमें फॉर्म मिला है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलता है हमें। पाइरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये जो पाइरुविक एसिड अब एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्दर जो 2 स्टेजेस है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए सबसे पहली बात ये कहां पे एंटर करेगा? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आएगा कैसे? तो इसके लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर ऑफ पाइरुविक एसिड होता है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स है ये पाइरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से कहां पे ले आते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले आएंगे। ऑलराइट, अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर आ गया तो अब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जो है एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। राइट, अब इसकी प्रेजेंस में पाइरुविक एसिड रिएक्शन करता है। और जब पाइरुविक एसिड इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो पाइरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और जब ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा? ये एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या बना देगा? एसिटाइल कोए बना देगा। ये तो एक पूरा का पूरा ओवरव्यू है कि पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बन जाता है। क्वेश्चन है कैसे बनता है, उसको हम अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन में लिंक रिएक्शन होता है। पहली चीज, ये 2 प्रोसेसेस को कनेक्ट करता है। कौन से 2 प्रोसेसेस को कनेक्ट करता है? तो ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करने वाला लिंक रिएक्शन प्रोसेस होता है। ऑलराइट, जो एसिटाइल को है ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, एसिटाइल को क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के। अच्छा, जो एसिटाइल कोए होता है, कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड हो, मैंने ये चीज मेंशन किया है कि ये एक कॉमन इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो या फैट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो या प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो। इसमें से कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो, ब्रेकडाउन होने के बाद क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में जाने से पहले उसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना ही होना है। बिना एसिटाइल कोए के कन्वर्जन में कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाए लेकिन वो क्रेब्स साइकिल नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेब्स साइकिल की इनिशिएशन ही कहां से होती है? 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोए से। और एसिटाइल कोए बनेगा किससे? पाइरुविक एसिड से। तो जब तक पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोए नहीं बनेगा तब तक कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो इन तीनों में से वो क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट नहीं कर सकता।
तो हम ये चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको हम देखते हैं। देखो मैंने ये सारी चीजें लिख दी है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रीजन होता है वहां पे लिंक रिएक्शन होती है, कनेक्टिंग लिंक होता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। एसिटाइल कोए जो है ये कनेक्टिंग लिंक है, मैंने अभी आपको बताया। ये कॉमन इंटरमीडिएट होता है, चाहे रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या हो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, ये क्या है, एक कॉमन इंटरमीडिएट होता है। इस चीज को बताने के लिए आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का फैट ब्रेक हो रहा है, राइट, तो जब ये फैट ब्रेक होगा तो क्या, फैट ब्रेक होगा तो दो चीजों में टूट जाएगा, ये फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। अब ये जो फैटी एसिड यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली एसिटाइल कोए पे आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना ग्लाइकोलाइसिस हो गया, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनना क्या है, ये लिंक रिएक्शन है। ये तो कार्बोहाइड्रेट के लिए। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एज अ प्रोटीन है, तो प्रोटीन के केस में प्रोटीन पहले जब ब्रेकडाउन होगा तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा अपनी स्ट्रक्चरल यूनिट में, अमाइनो एसिड्स में। अब ये अमाइनो एसिड या तो ये पायरुविक एसिड बना ले, कैसे बनाएंगे, अमाइनो एसिड से जो अमाइन ग्रुप है NH2 हटा दो, वो आपको क्या बना देगा, पायरुविक एसिड बना देगा। या तो ये अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या कर देगा, एसिटाइल कोए बना लेगा। तो कहने का मतलब है कि या हमारा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट फैट से हो, या कार्बोहाइड्रेट से हो, या प्रोटीन से हो, कोई भी होगा, एंड में हमको एसिटाइल कोए बनाना ही है। और ये एसिटाइल कोए अब क्या होगा, ये मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल करेगी, ठीक है। अच्छा, तो एसिटाइल कोए जब बनेगा तो इसके बीच में कुछ एंजाइम की जरूरत है। ऑलराइट, लिंक रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होता है वो लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि इसके नाम में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, राइट। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है तो बिट ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम एक एंजाइम से नहीं बना है, इसमें एक से ज्यादा एंजाइम भी होंगे और मल्टीपल कोफैक्टर्स भी होते हैं। जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स क्लास का एंजाइम होता है, इसमें 3 एंजाइम और 5 कोफैक्टर काम करते हैं। ये चीज आप याद रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 कोफैक्टर और 3 एंजाइम से मिलके क्या बना होता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स क्लास के एंजाइम, ठीक है। अब जो ये 3 एंजाइम है, ये कौन कौन से 3 एंजाइम होते हैं जो मिलके पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनाते हैं, उसके नाम एक एक करके दिखते हैं और इसकी फिर डिटेल मैकेनिज्म भी अभी देखेंगे। जो पहला एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। जो दूसरा एंजाइम है इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, उसको डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, ये दूसरा एंजाइम है। और जो तीसरा एंजाइम होता है उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। तो हमारे पास कौन कौन से 3 एंजाइम है, एक को पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा एंजाइम क्या है, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, और जो तीसरा एंजाइम है वो क्या है, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। ये तो 3 एंजाइम हो गए जिससे मिलके ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनता है। इन 3 एंजाइम के अलावा 5 कोफैक्टर्स होते हैं। कितने कोफैक्टर्स होते हैं बेटा, 5 कोफैक्टर्स होते हैं। इसमें जो पहला कोफैक्टर है वो टीपीपी है, ठीक है, थियामीन पायरोफॉस्फेट बोलते हैं टीपीपी को, ठीक है, थियामीन पायरोफॉस्फेट। जो दूसरा कोफैक्टर है वो कोएंजाइम ए है। जो तीसरा कोफैक्टर होता है ये लिपोइक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, जो लिपोइक एसिड है ये विटामिन का जो कोफैक्टर है, और ये लिपोइक एसिड जो है ये इसके ऊपर कोफैक्टर काम करता है। इसको मैं अभी डिटेल में बताता हूं, ठीक है। जो फोर्थ है वो FAD है, ठीक है। ये जो FAD है ये कोएंजाइम किसके लिए फॉर्म कर रहा है, कहां से फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ क्या है, विटामिन B12 है। और जो NAD+ है ये मोस्ट वाइडली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको अगर हम समराइज करें तो क्या बोलेंगे कि जो लिंक रिएक्शन है जिसमें क्या बनता है, पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बन रहा है। क्या बन रहा है, पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। जब पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में पाइरुविक एसिड को एंजाइम ए के साथ
मिलके जब इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA। क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम में जो ये 3 एंजाइम है E1, E2, E3 और ये जो 5 कोफैक्टर है, ये कैसे काम करते हैं कि पाइरुविक एसिड से ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये 2 कार्बनिक कंपाउंड में डिवाइड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और ये जो पाइरुविक एसिड है, इससे एक जो CO2 रिलीज होता है, इसको रिलीज करवाने के लिए इनमें से कौन कौन से कोफैक्टर और कौन कौन से एंजाइम किस पर्टिकुलर स्टेप पे काम करता है, हम उसकी भी डिटेलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप एक बार फिर से इसको ब्रीफ में समझ जाओ कि जो ये 5 कोफैक्टर होते हैं, ये 5 कोफैक्टर जो है इन 3 एंजाइम्स के साथ मिलकर पाइरुविक एसिड को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, अब जरा इसको समझना कि ये जो पाइरुविक एसिड है, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की जो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप खत्म होगा, वहां पे 2 पाइरुविक एसिड मिलेगा, तो ये 2 पाइरुविक एसिड है। अच्छा, ये जो 2 पाइरुविक एसिड है, तो इसके लिए 2 कोएंजाइम ए की जरूरत है, तो कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन किस एंजाइम के प्रेजेंस में करेगा, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। आपसे यहाँ पे नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड से जब एसिटाइल CoA फॉर्म होता है, इस लिंक रिएक्शन में कौन कौन से कोफैक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से जो है एज वहां पे सपोर्टिंग काम करते हैं। तो अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व की बात करें तो ये कोएंजाइम ए और NAD+, ये दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन 5 कोफैक्टर में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, रिमेनिंग जो है उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अब हम इसको पूरे को डायग्रामेटिक व्यू में देखेंगे कि कैसे साइटोप्लाज्म से पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आती है, और उस मैट्रिक्स में आने के बाद जब ये रिएक्शन होता है तो उसमें E1, E2, E3 ये जो 3 एंजाइम है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, डाई हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज है, डाई हाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज है, ये तीनों के तीनों एंजाइम कैसे काम करते हैं और कैसे इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद ये एसिटाइल CoA कैसे आगे जाके क्रेब्स साइकिल करेगा। क्रेब्स साइकिल तो हम दूसरे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इन तीनों एंजाइम की डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन को क्या करता है, पूरा का पूरा इनिशिएट करके, और कैसे वो कंप्लीट करवाता है। ऑलराइट, अभी आप एक काम करो, इस चीज को बेटा पूरा नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद मैं अभी आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूं। ठीक है, अभी इसको नोट डाउन करो, आप एक एक पॉइंट एज इट इज नोट डाउन कर लो। ऑलराइट, ऑलराइट बेटा, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लिया है। ठीक है, अब जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हमने अभी डिस्कस किया है लास्ट 15 मिनट्स में, अब हम क्या करेंगे, अब उस पूरे जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको एक विजुअलाइज वे में, कॉन्सेप्ट वेज में हम देखते हैं कि एक्चुअली ये सेल के अंदर जो ये पूरा का पूरा लिंक रिएक्शन हो रहा है, ये लिंक रिएक्शन कैसे होता है। तो इस पूरे लिंक रिएक्शन को आप बहुत ध्यान से समझना। ये जो लिंक रिएक्शन का मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, ये आपके MBBS फर्स्ट ईयर में एज इट इज ही टीच किया जाएगा, तो प्लीज इसको आप अच्छे से फोकस करके समझो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी आप एक चीज देखो, नॉर्मली जो ये पूरा का पूरा मैंने ये जो सेल बनाया है, ये पूरा सेल है बेटा, और ये सेल का क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन, आप जो भी बोलना चाहते हो बोलो। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा का पूरा एक सेल है। ठीक है, अब ये जो सेल है इसका क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपने बायोमोलिक्यूल में बहुत अच्छे से पढ़ा है फिगर टेबल 9.5 के अंदर कि वहां पे कुछ रिसेप्टर्स है। उन रिसेप्टर्स में जो इस चीज में काम आएगा वो कौन सा रिसेप्टर है, GLUT4। GLUT4 सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हुए स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, अब जरा समझना, हमने जैसे फूड लिया, ठीक है, कोई भी हम खाना खाते हैं, खाना खा लिया,
ठीक है, और वो ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होकर क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। ठीक है बेटा, विजुअलाइज करके समझो, ये पूरे बोर्ड पे मैंने क्या बनाया है, सेल बनाया है। ठीक है, अब इस सेल का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे, बहुत सारे होंगे। हमें जिससे काम है हम उस चीज को पढ़ेंगे, GLUT4। GLUT4 वो ट्रांसपोर्टर होता है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या करता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ये सेल के अंदर एंटर करवाता है। ऑलराइट, अच्छा, अब ये GLUT4 के थ्रू क्या होगा, ये ग्लूकोज अंदर आया। अब ग्लूकोज जब अंदर आएगा तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा 10 स्टेप रिएक्शन में, तो ग्लाइकोलिसिस से क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। और ये पूरा का पूरा हो कहां पे रहा है, साइटोप्लाज्म साइटोसोल में। ठीक है, अच्छा, जब ये पायरुविक एसिड बन गया, अब ये पायरुविक एसिड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगी। कहां पे एंटर करेगी बेटे, ये जो मैंने रेड कलर का पूरा एक बड़ा सा सेल ऑर्गेनेल बनाया है, सेल के अंदर ये कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशलाइज तरीके के कैरियर चैनल्स होते हैं। और ये जो कैरियर चैनल्स होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट कैरियर। और ये दो टाइप का होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट कैरियर 1, माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट कैरियर 2। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MPC1 और MPC2 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पायरुवेट जो है इस कैरियर के थ्रू अंदर चला गया, और अंदर आया तो किधर आया, मैट्रिक्स में आया। जब ये मैट्रिक्स में आएगा तो अब लिंक रिएक्शन स्टार्ट होगी। अभी हमने थ्योरेटिकल में देखा था कि पायरुवेट से जब एसिटाइल कोए बनता है तो इसके लिए हमें जो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम की जरूरत होती है, उसका क्या नाम होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। और इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम में मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे 3 एंजाइम्स और 5 कोफैक्टर होते हैं। जो 3 एंजाइम्स है वो E1, E2, E3 मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। और E1, E2, E3 होता क्या है, आप देखो, E1 क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। E2 क्या है, E2 है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। और E3 क्या है हमारा, जो हमारा E3 है वो डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस है। तो ये 3 एंजाइम है, और ये तीनों मिला के क्या बनता है बेटा, इस तीनों को मिला के कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक चीज समझ जाओ, फिर पूरा मैकेनिज्म समझाते हैं कि ये जो 3 के 3 एंजाइम जो इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम में अपना रोल प्ले करते हैं, इनके को एंजाइम्स भी होते हैं। जैसे एंजाइम नंबर 1 जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, उसका जो को एंजाइम होता है वो TPP होता है। ठीक है, अच्छा, TPP का फुल फॉर्म क्या है, थियामिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और ये जो थियामिन पायरोफॉस्फेट है ये किससे डेराइव्ड होता है, विटामिन B1 से, थियामिन से होता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा E1 एंजाइम को जो उसका को एंजाइम को फैक्टर होता है वो Mg+2 होता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा एंजाइम 2 है, जो दूसरा एंजाइम है जिसको हम डाइहाइड्रोलिपोइक ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बोलते हैं, तो इसका कोएंजाइम कौन है, लिपोइक एसिड है, और कोएंजाइम A है। अच्छा, जो ये लिपोइक एसिड है, ठीक है, ये लिपोइक एसिड विटामिन B5, ठीक है, पेंटेनोथेनिक एसिड से जो है ये क्या बनता है, पेंटोथेनिक एसिड से डेराइव्ड होता है। ऑलराइट, अच्छा, ऐसे ही जो एंजाइम 3 है हमारा, ये क्या है, ये डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज है। इसके कोएंजाइम्स क्या है, FAD और NAD। FAD जो है ये विटामिन B2 से आता है, रिबोफ्लेविन से, और NAD जो है ये विटामिन B3 नियासिन से आता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या पता चला कि ये जो 3 एंजाइम्स है जिससे कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनता है, इनका रोल इसमें क्या है। ठीक है, अब आप एक बार फिर से समझ जाओ, GLUT4 से ग्लूकोज आया, ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुवेट बना साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट एंटर करेगा वाया कौन सा, MPC1 और MPC2। इस MPC1 और MPC2 का फुल फॉर्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट कैरियर 1, माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट कैरियर 2। अच्छा, अब जब ये एक बार पायरुवेट आ गया तो आप पायरुवेट का अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट ग्रुप आया है, इस पायरुवेट को क्या करेंगे, इससे ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन और ये दोनों ऑक्सीजन को निकालेंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 रिमूव हो रहा है। ठीक है, CO2 रिमूव हो रहा है। अच्छा,
CO2 रिमूव किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? तो CO2 रिमूव जो हो रहा है ये फर्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है और इस फर्स्ट एंजाइम का क्या नाम होता है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में यहां से CO2 को निकाल दिया गया। ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया? एसिटाइल ग्रुप बच गया। ये क्या बेटा? ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप बच गया। तो जब ये CO2 निकल गया तो ये एसिटाइल ग्रुप जो है ये TPP के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। इसको दोबारा से समझो, यहां से CO2 बाहर आ गया। ठीक है, ओके, अब ये 2 कार्बन रह गए, तो ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये एसिटाइल ग्रुप क्या करेगा? टीपीपी के साथ रिएक्शन करेगा, थियामिन पायरोफॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और जब ये इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो टीपीपी के साथ एसिटाइल ग्रुप जब जुड़ जाएगा तो ये क्या बना लेगा? अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना, देखो टीपीपी इधर से आया, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप इधर से आया, दोनों जुड़ के इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस E1 एंजाइम के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना लेंगे? ये बनाएंगे हाइड्रोक्सी इथिल टीपीपी। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्सी इथिल टीपीपी। अब जब ये हाइड्रोक्सी इथिल टीपीपी बन गया है तो ये यहां से हाइड्रोक्सिल इथिल टीपीपी जो बना है इसमें ये टीपीपी क्या होगा? ये टीपीपी फिर से वापस जाके दूसरे साइकिल के लिए ये फिर वहां पे चला आएगा और ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये एसिटाइल ग्रुप के साथ कौन रिएक्शन करेगा? ऑक्सीडाइज लाइपोएट करेगा या ऑक्सीडाइज लाइपोइक एसिड, आप समझ जाओ। तो इधर से ऑक्सीडाइज लाइपोइक एसिड आया, इधर से एसिटाइल आया, मतलब टीपीपी का काम एसिटाइल को यहां तक लेके आना है। अब ये ऑक्सीडाइज जो लाइपोइक एसिड है, लाइपोएट है, वो क्या करेगा? ये इस एसिटाइल के साथ ऑक्सीडाइज लाइपोएट रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ E2 एंजाइम। E2 एंजाइम का क्या मतलब है? E2 एंजाइम कौन सा है? डाई हाइड्रोक्सी लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, अब ये जो डाई हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज है इसकी प्रेजेंस में जब ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइज लाइपोइक एसिड या लाइपोएट जब एसिटाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? ये जो कंपाउंड बनाएगा इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइलेटेड लाइपोएट। क्या बोलते हुए थे? एसिटाइलेटेड लाइपोएट। ठीक है, अब ये जो एसिटाइलेटेड लाइपोएट बना है इसमें क्या है? एसिटाइल ग्रुप है और ये ऑक्सीडाइज लाइपोएट यहाँ पे जुड़ा था। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है एसिटाइलेटेड लाइपोएट, ये अब कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोएंजाइम ए के प्रेजेंस पे। और जब ये कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में कौन रिएक्ट कर रहा है? एसिटाइलेटेड लाइपोएट जब कोएंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो इसका जो ये एसिटाइल ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हो जो अटैच है, ये एसिटाइल ग्रुप इस को के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो क्या बना देगा? ये बना दिया बेटा इसने एसिटाइल कोए बना दिया। ठीक है, और जब ये एसिटाइल कोए बन गया तो आप देखो ये 3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है तो अभी क्या था? ये एसिटाइलेटेड लाइपोएट था। जब ये एसिटाइल ग्रुप इस COA के साथ रिएक्ट हो गया कोएंजाइम के साथ तो इसने क्या बना दिया? एसिटाइल कोए बना दिया। अब जो इसका लाइपोएट है, जो लाइपोइक एसिड है, ये लाइपोइक एसिड के ऊपर क्या हो जाएगा? 2H ज्वाइन हो जाएंगे तो ये रिड्यूस लाइपोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस लाइपोएट। अच्छा, जब ये रिड्यूस लाइपोएट हो गया, मतलब रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें H+ ऐड हो गया है। अब ये जो H प्रोटॉन्स है ये क्या होगा? ये यहाँ पे FAD है। कौन है? FAD। FAD किसका कोएंजाइम होता है? एंजाइम नंबर 3 का। एंजाइम नंबर 3 का नाम क्या है? डाईहाइड्रोलिपोइक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रिड्यूस लाइपोएट है ये क्या करेगा? इसके जो 2H है ये 2H FAD ले लेगा। आप देखो ये FAD है, ये अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये जब इधर के साथ E3 के प्रेजेंस में, मतलब डाईहाइड्रोलिपोइक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में जब इस FAD का रिएक्शन होगा तो जो ये रिड्यूस लाइपोएट है, ये रिड्यूस लाइपोएट के जो ये 2 प्रोटॉन्स है ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे। तो ये FAD से क्या बन गया? FADH2। तो FAD क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है,
अब ये जब ये FAD यहाँ पे FAD से FADH2 बन गया तो ये रिड्यूस हो गया। अब ये दोबारा ये क्या करेगा, ये जब FADH2 दोबारा से ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये अपने जो 2H है, ये जो 2 प्रोटॉन है, ये किसको दे देता है, NAD प्लस को, और NAD प्लस फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोबारा से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। आप देखो, GLUT4 के हेल्प से ग्लूकोज सेल के अंदर आया, सेल के अंदर के आने के बाद ग्लाइकोलाइसिस हुई, साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बना। ये पाइरुवेट अब एंटर कहां पे कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके थ्रू करता है, MPC1 MPC2। MPC1 MPC2 का फुल फॉर्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पाइरुवेट कैरियर। इसके थ्रू पाइरुवेट अंदर आया। अब ये पाइरुवेट मैट्रिक्स में आया, मैट्रिक्स के अंदर इसका E1 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये जो CO2 है ये बाहर आ गया। एसिटाइल ग्रुप ये है, एसिटाइल ग्रुप E1 एंजाइम की प्रेजेंस में TPP के साथ रिएक्शन करेगा और ये हाइड्रोक्सी इथिल TPP बना देगा। ठीक है, जब ये हाइड्रोक्सी इथिल TPP बनाएगा तो फिर यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्सिल इथिल TPP है, इसका जो TPP है ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा दूसरे साइक्लिक प्रोसेस फिर से करने के लिए। और जो ये इसका एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप इस ऑक्सीडाइज लाइपोएट बोल दो आप या लाइपोइक एसिड बोल दो, इसकी प्रेजेंस में ये एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट करेगा और ये बना देगा क्या, एसिटाइलेटेड लाइपोएट या एसिटाइलेटेड लाइपोइक एसिड। अब यहाँ एसिटाइल ग्रुप है किसके ऊपर, लाइपोइक एसिड के ऊपर। तो ये जो एसिटाइल ग्रुप है तो यहाँ पे लाइपोइक एसिड के साथ जुड़ गया तो कौन सा कंपाउंड बना, एसिटाइलेटेड लाइपोएट। अब ये एसिटाइलेटेड लाइपोइक कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो इसका एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम के साथ जुड़ के क्या बना देगा बेटा, ये एसिटाइल कोए बना दिया। और ये जो है इस जो ये लाइपोएट है इसके ऊपर 2 प्रोटॉन्स जुड़ जाएंगे तो ये रेड्यूस लाइपोएट हो गया। इसके जो ये 2 प्रोटॉन है ये आगे जाके FAD ले लेगा तो FAD रेड्यूस हो गया। और जब FAD रिड्यूस हो गया तो फिर जब ये दोबारा ऑक्सीडाइज होगा तो ये जो 2 प्रोटॉन्स अपने रिलीज करेगा वो NAD लेके क्या बना देगा, NADH.H+ बना देगा। ठीक है, अच्छा अब जो ये एसिटाइल कोए मिला है हमें, ये एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल करेगा और फिर क्रेब्स साइकिल में आपको पता है कि लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल होती है। अगर एक पाइरुविक एसिड आया तो उसमें 3 NADH.H+ बनता है, एक FADH2 बनता है, एक GTP बनता है। तो उसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन अभी आप ये समझ जाओ कि इससे क्रेब्स साइकिल चलेगा। और ये जो NADH.H+ आया है ना, यही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये क्या चीज करेगा, ये वहां पे जाके ऑक्सीडाइज करके ATP बनाएगा। ठीक है, नीट के लेवल में क्लास 11th की NCERT में लिखती है कि एक NADH.H+ इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। लेकिन जब आप MBBS फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री की सत्यनारायणा को पढ़ोगे तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि एक NADH.H+ कितना देता है, 2.5 ATP। आपको 2.5 ATP से अभी कोई मतलब नहीं, नीट NCERT को मानती है। तो आप 1 NADH.H+ इज इक्वल टू हाउ मेनी ATP, 3 ATP। ठीक है बेटे, इसको प्लीज आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्या स्टेप है, कैसे पाइरुवेट आया, पाइरुवेट से CO2 निकला, E1 की प्रेजेंस में E1 का नाम क्या है, TPP के साथ एसिटाइल ग्रुप जोड़ने के बाद क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रोडक्ट आया, फिर इसका एसिटाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज लाइपोएट के साथ कैसे रिएक्शन करता है, फिर इसका कंपाउंड क्या बनेगा, एसिटाइलेटेड लाइपोएट बन गया। इसमें जो एसिटाइल ग्रुप है ये कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ये एसिटाइल कोए बना देगा। अब ये एसिटाइल कोए आगे क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो जो हम NCERT के हिसाब से जो नीट लेवल में पढ़ते हैं कि लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि पाइरुवेट जो होता है, जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, वो 2 कार्बन के कंपाउंड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये कन्वर्जन होता क्या है, वो पूरे के पूरे स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे कन्वर्जन होता है। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके MBBS फर्स्ट ईयर में, इससे ज्यादा फर्स्ट ईयर में भी कुछ नहीं टीच किया जाता है। तो आप इस मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है बेटा, अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझे क्वेश्चन पूछो। लेकिन आप प्लीज इस पूरे के पूरे को क्या करो, रिवाइज करो, एक कॉपी में इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।